पढ़ा था रजिस्ट्रेशन एक्ट के बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके बाद क्या है सेल, ठीक है। सेल ऑफ गुड एक्ट में सेल देखा था, वैसे ही सेल इज अ मोड जैसे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। सेल ऑफ गुड एक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे थे, मूवेबल। टीपी एक्ट के सेक्शन 54 के हिसाब से आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी सेल कर सकते हो। अब जब सेल करते हो तो क्या क्या होता है, कंसिडरेशन, टू पार्टीज, देयर शुड बी अ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, देखो देयर मस्ट बी अ सेलर, देयर मस्ट बी अ बायर, ठीक है। और जो बायर है वो नॉट, और जो भी ट्रांसफरी है वो नॉट, शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर कुछ भी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ट्रांसफर जो हो रहा है उसके पास उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। और इट इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड, प्रॉमिस और पार्टली पेड, मतलब जो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करेंगे उसके बदले की कुछ ना कुछ अमाउंट इन कंसिडरेशन रिटर्न आना चाहिए। और जो कंसिडरेशन है वो मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। मोड, इट द प्रॉपर्टी शुड बी टैंजिबल, टैंजिबल प्रॉपर्टी यानी जो फील टच कर सकते हो, ठीक है। और वेदर प्रॉपर्टी इज टैंजिबल और रिवर्जन ओनली रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट आपको लगेगा, ठीक है। इतना सा ही लिखा है सेल में। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, एक्सचेंज। अब हम मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। पहला कौन सा हो गया, सेल। दूसरा एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या है, when two person mutually transfer ownership, मैं तेरे को ये प्रॉपर्टी देता हूं, तू मुझे ये वाली प्रॉपर्टी दे दे, दैट इज व्हाट एक्सचेंज, बाटा सिस्टम, ठीक है। अब इसके एसेंशियल्स देखो, देयर मस्ट बी एक्सचेंज, मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, दोनों पार्टीज के पास अपने अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप होनी चाहिए, मनी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। इस एक्सचेंज में क्या होगा, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी। और फिर दिस सेक्शन इज अप्लाइड टू बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जब मोड ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम, मोड ऑफ एक्सचेंज। पहला क्या है, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या होता है, वन, दो डिफरेंस है बच्चे, मॉर्टगेज और चार्ज में डिफरेंस होता है, ठीक है। मॉर्टगेज में हम ना ओनरशिप भी, पोजेशन देते हैं सामने वाले को, चार्ज में हम पोजेशन नहीं देते हैं, ठीक है। देखो डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ मॉर्टगेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, मतलब हम प्रॉपर्टी जो देते हैं सामने वाले को लोन के बदले में, उसमें उसका क्या क्रिएट कर देते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, सिक्योरिंग पेमेंट। सिक्योरिंग पेमेंट यानी लोन, पता नहीं कहाँ ध्यान है, मनी एडवांस और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन और एग्जिस्टिंग फ्यूचर डेथ और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच मे गिव राइज टू पिक्यूनरी लाइबिलिटी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, मॉर्टगेज की डेफिनेशन में क्या क्या वर्ड्स हैं, इट शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट। जो सिक्योरिंग पेमेंट है वो क्या है, लोन है, तो यानी कोई मनी एडवांस है या फिर कोई डेट है बाय वे ऑफ लोन। अब इन लोगों ने बोला असेंशियल ऑफ मॉर्टगेज, सिर्फ हेडिंग देखो, हेडिंग क्या लिखी है बच्चे, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है, देयर शुड बी अ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। और थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, क्या यही चीज हमने डेफिनेशन में देखी थी, first thing is that mortgage transfer of interest in a specific immovable property, the mortgage as the owner एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, क्यों, क्योंकि उसने पेमेंट को कुछ सिक्योर किया है। वो सेकंड पॉइंट में लिखा, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि कोई ना कोई लोन लिया है, उसके बदले हमने क्या किया, कोई ना कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली ट्रांसफर की। इस टॉपिक को होमवर्क लिखो। फार्मर मतलब बैंकर, हाँ देखो ये बैंक है, ठीक है, इसमें से मैंने लोन लिया है, ठीक है, इसमें से मैंने लोन लिया। अब लोन के बदले मैंने बोला मेरा जो घर है वो आप क्या ले लो, मॉर्टगेज पे ले लो। तो क्या मैं इस घर में रह नहीं सकती, रह सकती हूँ, लेकिन बैंक का इसमें इंटरेस्ट है, मतलब बैंक को भी अगर इसे यूज करना है तो वो कर सकता है, क्योंकि मैंने क्या क्रिएट किया है, मॉर्टगेज क्रिएट किया है। अगर मैं बोलूं ये मैंने लोन लिया, इसके बदले मुझे चार्ज क्रिएट करना है, और चार्ज मैंने किस पे क्रिएट किया है, घर पे, तो बैंक इसे यूज नहीं कर सकती। अगर मैंने लोन पे नहीं किया तो बैंक उस पे आ सकती है कि हाँ इस पे चार्ज क्रिएट था, अब मेरा इस पे राइट है। मॉर्टगेज और चार्ज में एक बेसिक इंटरेस्ट का ही मतलब माइन्यूट सा डिफरेंस है कि एक में आप सामने वाले को बोलते हो आपका इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रहेगा, और एक में कहते हो आपका इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर मैंने लोन पे नहीं किया तब आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। दोनों चीजें हैं, क्योंकि आपको मॉर्टगेज भी पूछा जाएगा और चार्ज भी। इसलिए हमने क्या पढ़ा, मॉर्टगेज क्या है, ट्रांसफर ऑफ एन
इंटरेस्ट, आपने क्या ट्रांसफर किया है, इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग एनी पेमेंट, मतलब कोई लोन लिया है उसको सिक्योर करने के लिए आपने बोला आप मेरी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट है इसमें। मॉर्टगेज भी क्रिएट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट। हाँ, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लोन, कई बार आपको बहुत ज्यादा लोन चाहिए होता है तो आप बैंक को ऑप्शन देते हो भाई तू प्रॉपर्टी यूज कर ले, लोन दे दे, तो बैंक उस चक्कर में क्या मैं उससे उतने टाइम पे कुछ रेंट प्रॉफिट चाहूं तो कमा सकता हूँ, उस चक्कर में मॉर्टगेज एक्सेप्ट करता है। ठीक है, चलो, टू सम अप इट मे बी स्टेटेड देयर मस्ट बी 3 आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉर्टगेज। ए पॉइंट जोर से पढ़ो क्या लिखा है। ऑब्लिगेशन सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज, मॉर्टगेजी कौन, जिसने लोन दिया, जिसने प्रॉपर्टी ली है गिरवी पे, ठीक है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा जब हमने लोन वाला पेमेंट पूरा सिक्योरली पे कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट जोर से पढ़ो क्या लिखा है। फोर क्लोजर क्या है, राइट ऑफ फोर क्लोजर एक बार मैंने समझाया है, बेच सकता है, फोर क्लोजर क्लोज कर सकता है प्रॉपर्टी, मतलब अगर तुमने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ। लास्ट पॉइंट जोर से पढ़ो। जैसे ही मैंने लोन पे कर दिया तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी में वापस इंटरेस्ट चाहिए, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपसे रिडीम कर सकता हूँ, रीगेन कर सकता हूँ, कब, जब मैं वो लोन रीपे कर दूंगा। क्लियर है सबको, इतना सा था क्या, मॉर्टगेज का मेन। अगर पूछा जाए मॉर्टगेज क्या है तो डेफिनेशन याद होगी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर सिक्योरिंग एनी पेमेंट। उसके तीन एसेंशियल्स है, क्या क्या, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक इमूवेबल, मतलब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिक्योरिंग पेमेंट। गुड, उसके बाद उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या, मॉर्टगेज का इंटरेस्ट वो रख सकता है, फेलर टू परफॉर्म तो वो प्रॉपर्टी रख सकता है, और पे कर दिया है तो प्रॉपर्टी रिडीम कर सकता है। देयर आर फ्यू काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज। अब क्या होता है ना, इनमें से कोई एक भी आपसे पूछा जा सकता है। हेडिंग पढ़ो, पहला क्या है, सिंपल मॉर्टगेज, दूसरा क्या लिखा है, मॉर्टगेज कंडीशनल सेल, तो जब डीड बनती है ना तो ऊपर लिखा रहता है इट इज अ सिंपल मॉर्टगेज डीड या फिर मॉर्टगेज कंडीशनल सेल। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, यूसोफैक्चरी मॉर्टगेज। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, फोर्थ इंग्लिश मॉर्टगेज। उसके बाद मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स और इक्विटेबल मॉर्ट, और फिर लास्ट क्या लिखा है, मॉर्टगेज। देखो मैं अभी आपको एक शॉर्ट में समझाती हूँ। सिंपल मॉर्टगेज क्या होता है बच्चे, जब आपका लोन पे नहीं आया है, आपका लोन रीपे नहीं किया है आपने, तो आप कोर्ट के पास जाते हो कि इसने मेरे से लोन लिया था, इस प्रॉपर्टी में मेरे पे मॉर्टगेज क्रिएट करवाया था, अब मुझे आप ऑर्डर पास करो ताकि मैं इसकी मॉर्टगेज वाली प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा निकाल। तो सिंपल मॉर्टगेज, लोन पे नहीं हुआ तो आप कोर्ट के पास जाओगे। ठीक है, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, मतलब डीड में हमने क्लियरली लिख दिया है मैंने नहीं लोन पे किया ना तू प्रॉपर्टी बेच देना, मैंने क्लियरली कंडीशन डाल दी, कौन सी, सेल की। लोन पे नहीं हुआ तो क्या कर देना, बेच देना। यूसोफिक्चरी मॉर्टगेज और इंग्लिश मॉर्टगेज बाद में समझाती हूँ। एक है टाइटल डीड्स, इसमें क्या होता है, आप प्रॉपर्टी के पेपर देते हो उसको, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स होते हैं ना, पेपर देते हो। तो हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं और प्रॉपर्टी के पेपर दे देते हैं कि भाई लोन जब वापस करूंगा तो मेरे प्रॉपर्टी के पेपर मुझे वापस दे देना। एक है एनिमलिस, जिसका कोई नहीं उसका कौन, एनिमल, मिक्स ऑफ द अबव, मतलब इसमें शायद कोर्ट का ऑर्डर और कंडीशनल सेल भी लिखी होगी, यूज ऑफ फिक्चरी है, इंग्लिश मॉर्टगेज भी लिखा होगा, या टाइटल डीज और इंग्लिश मॉर्टगेज लिखा होगा, ऐसी चीज। ठीक है, अब यूज ऑफ फिक्चरी समझो। देखो, मॉर्टगेजर गिव्स पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेज, इसमें क्या दे दिया हमने, सामने वाले को पोजेशन ही दे दिया। अब यूज ऑफ फिक्चरी में क्या होता है, जैसे मैंने किसी को पोजेशन पास ऑन किया, ठीक है, अब जो मैंने प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया है, लोन दिया है, इस प्रॉपर्टी से आते हैं रेंट या कुछ ना कुछ मुझे प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट कैसे कि कोई ना कोई वो प्रॉपर्टी में पार्टी वार्टी करता है तो मुझे हर जब भी वो वीकेंड पे पार्टी करते हैं तो मुझे पेमेंट आती है। ये पेमेंट का राइट भी मैंने बैंक को दे दिया है, मतलब कि मैंने आपसे कुछ 1 करोड़ का लोन लिया होगा 10% के इंटरेस्ट पे, तो मुझे आपसे क्या चाहिए, 10% इंटरेस्ट और 1 करोड़। जब मैं रीपेमेंट करता रहूंगा तो मैं 1 करोड़ का रीपेमेंट करूंगा, और वो जो इंटरेस्ट है ना वो इस रेंट और प्रॉफिट से आपको मिल सकता है। ये कौन सा मॉर्टगेज हो गया, यूज ऑफ एक्चुअली, जिसमें आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन मिलता है प्लस उसमें से कोई रेंट या प्रॉफिट भी आना हो तो वो भी आपको मिलेगा। ठीक है,
इंग्लिश मॉर्टगेज होता है रीपे द लोन ऑन अ सर्टेन एंड ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेजी. मॉर्टगेजी विल रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी वंस द डेट इज फुली रीपेड. देयर इज अ पर्सनल लाइबिलिटी टू रीपे. द मॉर्टगेजी कैन सेल द प्रॉपर्टी इफ द डेट इज नॉट पेड अर्लियर. ठीक है. अभी क्या है ना, इंग्लिश मॉर्टगेज एक्चुअली इंडिया में इतना ओपनली नहीं चलता है. वी डोंट एंटर इनटू इंग्लिश मॉर्टगेज डील. इसमें सिंपल लिखा है, कंडीशन नहीं डली है पर क्लियर है. अगर आपने इंग्लिश मॉर्टगेज डील डाली है, प्रॉपर्टी का लोन नहीं आया तो मैं आपकी प्रॉपर्टी क्या कर दूंगा, बेच के रीपे कर लूंगा. पहले वाले में भी बेचता है, लेकिन कैसे बेचता है, कोर्ट के ऑर्डर से. फिर दूसरा कौन सा था, कंडीशनल सेल. उसमें हमने कंडीशन दी थी कोर्ट मत जाना. मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर नहीं मिली तो क्या कर लेना, बेच देना. थर्ड वाला क्या था, यूज ऑफ फिक्चरी, जिसमें रेंट और प्रॉफिट्स भी उसको मिल रहे थे. इंग्लिश मॉर्टगेज में भी क्लियरली हमने क्या बोल दिया, प्रॉपर्टी का पैसा नहीं मिले तो क्या कर देना, बेच देना. टाइटल डीड्स में मैं क्या दे रही थी उसको, टाइटल डीड्स पेपर्स, प्रॉपर्टी के पेपर्स. और एनामलिस यानी मिक्स ऑफ अदर पेंडिंग मॉर्टगेजेस. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है. बस यही है कि ये इंडिया में फॉलो होता है, इंग्लिश मॉर्टगेज अपन फॉलो नहीं करते. ठीक है, एंड ऑल मिक्स ऑफ अदर मॉर्टगेज. अब इसका ना एक फोटो लो, इसमें मैंने पॉइंट्स में डाल दिया है. वो डाल देगा ना, नौकरी पे लगाया ना इसको. भाई कितनी तनख्वाह है तेरी, तनख्वाह तो ले ले. इन लोग ढूंढ रही थी, मैंने इसको देखा ही नहीं. इन लोग ढूंढ रही थी, मैंने अरे होगा अपना आदमी बैठा है. देखो, सिंपल मॉर्टगेज में क्या लिखा है, पढ़ो जोर से. दूसरा क्या लिखा है, इफ द डेट इज अनपेड द मॉर्टगेजी कैन सेल द प्रॉपर्टी विया कोर्ट ऑर्डर. फिर द मॉर्टगेजी हैज नो राइट टू पोजेस और फोर क्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी. क्योंकि वो खुद से बेच नहीं सकता. किसमें है ये, सिंपल मॉर्ट. कहां से बेच सकता है, कोर्ट के ऑर्डर से. नेक्स्ट देखो, कंडीशनल सेल क्या लिखा है, the property is mortgaged with the condition that will be treated as sold if the mortgages fails to repay. इसमें हम मान लेंगे प्रॉपर्टी क्या हो गई, हमको बिक गई. ये किसने बोल दिया, किस में बोल दिया, कंडीशनल सेल में. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, जोर से पढ़ो, इफ द लोन इज रीपेड एंड इफ नॉट द सेल बिकम्स फाइनल. ये किस में है, कंडीशनल सेल में, कि लोन दो और गाड़ी दे दो अपनी. ठीक है, मॉर्टगेज में. अब गाड़ी दे दी है तो लोन रीपे नहीं किया तो गाड़ी किसकी, बैंक की. ठीक है, और अगर लोन दे दिया तो गाड़ी किसकी, सेल क्या हो गई, वॉइड हो गई. ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ फिक्चरी देखो, द मॉर्टगेजर गिव्स possession of the property to the mortgagee. next point क्या लिखा है, the mortgagee receives rents and profits from in lieu of इंटरेस्ट और प्रिंसिपल. मतलब जो रेंट और प्रॉफिट आपको आता जा रहा है वो क्या हो रहा है, मेरा लोन का रीपेमेंट होता जा रहा है इंटरेस्ट का. उसके बाद द मॉर्टगेजी हैज नो राइट टू फोरक्लोजर और स्यू फॉर सेल. ओनली प्रॉपर्टीज इनकम कैन बी रिकवर्ड फॉर द डेट. जब तक आपका रेंट और प्रॉफिट आता रहेगा और लोन रीपे नहीं होगा तब तक मैं पोजेशन रखा रहूंगा. ठीक है, उसके बाद ये भी इंडिया में अभी नहीं होता, नोबडी शेयर्स देयर इंटरेस्ट और रेंट और प्रॉफिट बैंक के साथ. देखो, रेंट और प्रॉफिट आप कमाते हो एक प्रॉपर्टी से, आपने मुझसे लोन लिया है. अब वो जो रेंट और प्रॉफिट आप कमा रहे हो, रेंट और प्रॉफिट एनीथिंग, वो अब मेरा होता जाएगा क्योंकि आप मुझसे क्या लेके गए, लोन. अब सपोज तू मुझसे 10 लाख का लोन लेके गई, तेरे को रेंट आता है हर हर बार 50,000 का. तो जब तक 50,000 50,000 50,000 50,000 करके 10 लाख और मेरा इंटरेस्ट और 2 लाख नहीं हो जाता, तब तक मैं प्रॉपर्टी से रेंट लेती रहूंगी. ठीक है, क्लियर हुआ सबको. नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश मॉर्टगेज हो गया. ठीक है, इंग्लिश मॉर्टगेज में है अग्री टू रीपे द लोन ऑन अ सर्टेन डेट, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी द मॉर्टगेजी, द मॉर्टगेजी विल रीट्रांसफर वंस द डेट इज fully repaid. If not repaid, it will become to the sell. ठीक है, फिर अनामिलिस is any mortgage doesn't fit the standard type of mortgage like simple mortgage by conditional use of fictory English or mortgage of title. जो कहीं नहीं, वो कौन सा, अनामिलिस. Character, it is a mix of different types of mortgage and can include unique combination like mortgagee both possession भी ले लिया, right to sell भी ले लिया, which isn't allowed in the standard of use of fictory mortgage. ठीक है, mix of other types of mortgage is use of fictory. मिक्स मतलब देख, जैसे फर्स्ट वाला है क्या है, कोर्ट का ऑर्डर. दूसरा वाला क्या है,
कंडीशनल, कंडीशनल में क्या है कि प्रॉपर्टी मेरी अगर तूने नहीं दिया। तीसरा वाला क्या है, रेंट प्लस। अब मुझे क्या चाहिए, रेंट प्लस प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, और मुझे ये भी चाहिए कि अगर रेंट और प्रॉफिट कभी बंद हो गया तो मैं कोर्ट का ऑर्डर लेके आऊंगी, मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है। ले लिया ना फोटो, सबको क्लियर हो गया जी? आएगा अपने ग्रुप में। ये टॉपिक्स इसी पॉइंट से पढ़ना, ठीक है। देयर इज एन डिस्टिंग्विश, इंपॉर्टेंट मार्क करो, बिटवीन इंग्लिश एंड मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। ये श्रेयांश ने पूछा भी था। अब तुम मुझे बताओ क्या डिफरेंस है कंडीशनल और इंग्लिश में? कंडीशनल में सेल है, अगर लोन रीपे नहीं हुआ तो सेल है, लेकिन इंग्लिश में सेल हम करेंगे किसी और को और पैसा अपना निकालेंगे। क्लियर है? कंडीशनल में प्रॉपर्टी मेरी, इंग्लिश में प्रॉपर्टी में आपकी बेचूंगी, ठीक है। अब सब मॉर्टगेज क्या होता है? नहीं, सब लीज समझा रही थी ना कल। देखो, सब मॉर्टगेज और उसके नीचे लिखा फ्यूने मॉर्टगेज बोलते हैं उसको, ठीक है, फ्यूने मॉर्टगेज। सब मॉर्टगेज क्या होता है, जैसे कि मैंने सरलीन से लोन लिया है, ठीक है, ये सरलीन का बैंक है, मैंने उससे क्या लिया है, लोन लिया है, ठीक है। लोन किसने लिया है? साक्षी ने। अभी मुझे सरलीन को रीपे करना है लोन, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी मैंने मॉर्टगेज पे रखाई है, ठीक है, मैंने अपना एक घर है, हाउस, वो मैंने बोला कि सरलीन आप इसको मॉर्टगेज पे रख लो। सरलीन ने बोला कितने साल में लोन रीपे करोगे? मैंने बोला 3 इयर्स में, ठीक है। सरलीन ने लोन भी दे दिया, कितना दिया लोन? सपोज 10 लाख रुपीज लोन भी दे दिया और घर गिरवी पे ले लिया। अब सरलीन को पता चला कि यार 3 साल में ये देगी, तब तक सरलीन ने क्या किया, आगे जाके कहीं से 50 लाख का लोन ले लिया और मेरा ही घर क्या कर दिया, सब मॉर्टगेज कर दिया। समझ आया? फर्स्ट मॉर्टगेज मैंने क्रिएट किया, सब मॉर्टगेज सरली ने क्रिएट किया और इसने बोला मैं 2 साल में रीपे कर दूंगी। मतलब बाय द टाइम आई एम कमिंग फॉर फुलफिलमेंट ऑफ लोन अमाउंट, तब तक मेरी प्रॉपर्टी सरलीन के पास फुली फ्लेजली आ चुकी है, मतलब वो मुझे दे देगी। तो इसको क्या कहते हैं, मॉर्टगेज पे भी मॉर्टगेज। इस पे ऑलरेडी 10 लाख का मॉर्टगेज क्रिएटेड था और इसने कितना और क्रिएट कर दिया, 50 लाख। ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, तो चलेगा ऐसा? चलेगा। 60 लाख का लोन, अगर ये प्रॉपर्टी ही थी 20 लाख की तो कर सकती है क्या वो? नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया, सब मॉर्टगेज। अब आता है एक फ्यूने, ठीक है, सेकंड वाला है फ्यूने मॉर्टगेज। सेम चीज, मैंने सरलीन से एक लोन लिया, कितना कितना लोन, 10 लाख का। अब मैंने क्या किया, एक और जगह से एक और लोन ले लिया जो कि है 20 लाख का। ये मैंने किसी और बैंक से लिया, सपोज अदिति के बैंक से ले लिया, तो अदिति को मैंने सेम घर गिरवी पे दे दिया। तो इस पे कितने मॉर्टगेज है, 2 मॉर्टगेज क्रिएटेड है, बट किसने क्रिएट किया है, मैंने ही क्रिएट किया। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्यूने मॉर्टगेज। जब मेरे मॉर्टगेज पे सरलीन क्रिएट करती तो उसने क्या किया, जाके उसको सब मॉर्टगेज क्रिएट किया। अब एक बार देखो, सरलीन रीपे करेगी आगे 50 लाख, उसको 10 लाख नहीं भी मिले तो भी तो उसको तो रीपे करना ही है, क्योंकि उसने मॉर्टगेज क्रिएट किया, फिर वो मेरी प्रॉपर्टी बेच सकती है, ठीक है। अगर सरलीन ये सब मॉर्टगेज वो तभी क्रिएट करेगी व्हेन शी इज केपेबल ऑफ पेइंग दैट 50 lakhs, ठीक है। अगर वो ही केपेबल नहीं है तो वो मेरी प्रॉपर्टी क्यों बेचेगी? और अगर उसको पता चल रहा है कि मैं पैसा नहीं दे रही हूँ तो वो भी आगे नहीं देगी, पैसा प्रॉपर्टी बेचेगी, फिर आगे वाले को देगी और अपना भी रख लेगी 10 लाख, ठीक है। अब मार्क करो, इसमें क्या है, वे द मॉर्टगेजी, यहाँ पे मॉर्टगेजी कौन थी, सरलीन थी। सब मॉर्टगेजी में वे द मॉर्टगेजी ट्रांसफर्स बाय मॉर्टगेज इंटरेस्ट इन द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी और क्रिएट्स अ मॉर्टगेज फॉर मॉर्टगेज, द ट्रांजेक्शन इज नोन एज सब मॉर्टगेज। एग्जाम्पल देखो, वेर ए मॉर्टगेजेस इज हाउस टू बी for rupees 10,000. B mortgaged the house, his mortgage right to C for rupees 8,000. B creates a sub mortgage. ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है, मॉर्टगेजर। देखो, फ्यूने बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फ्यूने, एस साइलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, वेयर मॉर्टगेजर। ऊपर वाले में कौन क्रिएट कर रहा था, मॉर्टगेज। यहाँ पे कौन क्रिएट कर रहा है, मॉर्टगेज। मॉर्टगेजर कौन था, मैं थी, ठीक है। हैविंग मॉर्टगेज इज प्रॉपर्टी मॉर्टगेज टू अनदर पर्सन टू सिक्योर अनदर लोन फॉर अ सेकंड मॉर्टगेज इज कॉल्ड फ्यूने मॉर्टगेज। मैंने सेकंड मॉर्टगेज किसके साथ क्रिएट किया था, अदिति के साथ। क्लियर हो गया सबको? वहां लिखना है तो सरलीन, साक्षी एंड देन सरलीन अगेंस्ट क्रिएट अ लोन। सेकंड वाले में लिख सकते हो, साक्षी ने सरलीन से लोन लिया और साक्षी ने अदिति से भी लोन लिया। ये दो टॉपिक्स का आपसे बस ऐसे ही शॉर्ट नोट पूछ सकता है कि व्हाट इज सब मॉर्टगेज एंड व्हाट इज
फ्यू ने मॉर्गेज। अगर आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि एक पर्सन ने दो लोगों से लोन लिया और अब एक ही प्रॉपर्टी को दो जगह मॉर्गेज किया, तो ये वैलिड है कि नहीं, तो आप क्या लिखोगे, यस इट इज वैलिड, इट इज कॉल्ड एज फ्यू ने मॉर्गेज। ठीक है। अब कह रहा है राइट्स ऑफ अ मॉर्गेजर। मेरे और सलीन वाले एग्जाम्पल में ही देख लो, मॉर्गेजर कौन थी, मैं थी। मेरे क्या राइट्स होंगे, राइट्स, ड्यूटीज नहीं, ड्यूटी तो हाँ लोन रीपे करना है, इंटरेस्ट टाइम पे देना है। मेरे राइट्स क्या है, पहला पॉइंट, जब लोन रीपे कर दिया तो प्रॉपर्टी क्या कर लो, वापस कर। अगर मैंने आधा लोन पे किया है तो आधा प्रॉपर्टी ले लो। आधा प्रॉपर्टी का राइट तो है ना भाई, आधा तो दिया है ना, सही बोल रही है। ठीक है। फिर एक है कि अगर प्रॉपर्टी बेचने वाली थी वो और उधर उस दिन पे ही जाके मैंने लोन पे कर दी, तो भी प्रॉपर्टी रिडीम कर सकती हूँ। हाँ, एक स्टिकी नोट लगाओ। वो नहीं करेगी ना, ज्यादा टाइम के लिए वो क्यों करेगी, कम ही टाइम के लिए का। देखना यहाँ पे 10,000 का था, उसने कितना लिया उनके लिए, 8,000 का। तो अच्छी बात है, वो भी अपना आगे पे कर देगी, फिर उसको भी पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, नोबडी गिव्स सब मॉड। कोई किसी और की प्रॉपर्टी आगे गिरवी रख रहा है तो सोच समझ के थॉट प्रोसेस से ही करे, कोई डम जैसे बिहेव नहीं करने वाला। देखो इसमें लिखा है राइट टू रिडेम्पशन, राइट अगेंस्ट क्लॉग ऑन इक्विटी रिडेम्पशन और राइट ऑफ अ पार्शियल रिडेम्पशन। रिडेम्पशन यानी प्रॉपर्टी रिडीम कर सकते हैं, क्लॉग ऑन इक्विटी रिडेम्पशन वही चीज, और पार्शियल वाले में भी कितना, जितना पार्ट पे किया है उतना हम रिडीम कर सकते हैं। स्टिकी नोट लगाया सबने, सिर्फ 1 2 3 लिखना, तो 1 वाला समझ जाना, पहला वाला राइट टू रिडेम्पशन के लिए, 2 वाला क्लॉग रिडेम्पशन के लिए, और लास्ट वाला पार्शियल। या तो फिर लिख लो, पहला रिडेम्पशन लिखो, 1 पॉइंट रिडेम्पशन, डैश करके लिखो राइट टू reclaim द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, राइट टू reclaim द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, राइट टू reclaim द मॉर्गेज प्रॉपर्टी by paying off the debt, by paying off the debt, by paying off the debt यानी reclaim the property, right to reclaim the mortgage property by paying off the debt, by paying off the debt any time after it becomes due, any time after it becomes due. Next point लिखो clog on redemption, next point any time after it becomes due. Next लिखो clog on redemption, any condition, any condition that blocks or hampers the mortgage right, any condition that blocks or hampers the mortgager's right to redeem the property, that blocks or hampers the mortgager's right to redeem the property is called a clog and it is invalid. अभी कहाँ तक लिखा, mortgager's right to redeem the property, mortgager's right to redeem the property is called as clog and it is invalid. अब देखो यही चीज है जो अदिति मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि सपोज मैंने सरलीन से लोन लिया और सरलीन ने क्या किया, आगे जाके मॉर्गेज कर दिया, मैंने जल्दी से लोन रीपे कर दिया और सरलीन ने वहां रीपे नहीं किया, मेरा राइट टू रिडीम द प्रॉपर्टी क्या कर रही है, वो क्लॉक कर रही है या फिर हैम्पर हो रहा है ना, मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, तूने कैसे आगे सब मॉर्गेज कर दिया, पे ऑफ कर। तो ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। मतलब मेरे पास राइट है, मैं अपनी प्रॉपर्टी ले सकती हूँ, उसकी मर्जी वो कैसे लोन जल्दी से रीपे करेगी, तो ऐसा कोई क्रिएट नहीं करने देता है, और वैसे भी ये राइट है क्योंकि हमारा लिख लिया इन इनवैलिड is called clogged and it is invalid. Last लिखो partial redemption, partial redemption रोकना, ब्लॉक करना। लिखो if the mortgager has multiple mortgages, has multiple mortgages, if the mortgager has multiple mortgages with the same mortgagee, with the same mortgagee, with the same mortgagee,
they can redeem if the mortgager has multiple mortgages with the same mortgagee, has multiple mortgages with the same mortgagee, comma, they can redeem, comma, they can redeem one or more of them, separately, for whom the amount has been repaid. Separately for whom the amount has been repaid. Amount has been repaid. Separately for whom the property, from whom the amount has been repaid. कहाँ था अभिजीत इतने दिन? तबीयत खराब थी, क्या हो गया था? बड़े वीक से हो तुम लोग भी, नहीं? स्ट्रांग बनो, जिम जाते हो? कोई भी नहीं? सुबह अर्ली मॉर्निंग क्लास आना होता है? हाय हाय। हाँ, सही में। फिर छोड़ देगी तो फिर ऐसी हो जाएगी। नहीं तो छोड़ने का नहीं ना, वॉक ठीक है। चलो, इन एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्री द मॉर्टगेजर शैल डीम टू बी हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद इन द मॉर्टगेजी दैट, यहाँ पे लिखा है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय द मॉर्टगेजर। इम्प्लाइड यानी ये है ना टॉपिक बुक में, राइट्स ऑफ मॉर्टगेजर के बाद इम्प्लाइड, इम्प्लाइड यानी होना नहीं है, मान लिया जाता है, ठीक है, ऐसे प्रिज्यूम किया जाता है कि शायद मॉर्टगेज क्रिएटेड है, ठीक है। द पार्टीज आर फ्री टू एंटर इनटू एनी टर्म्स, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कंटेन ऑल द टर्म्स, सेक्शन 65 प्रोवाइड्स इम्प्लाइड टर्म्स एज फॉलो। इन द एब्सेंस मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, द मॉर्टगेजर कौन में, शैल बी डीम टू बी हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद द मॉर्टगेजी दैट द, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पर फिर भी मान लिया जाएगा कि मेरे और सरलिन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चालू है। पॉइंट नंबर 1 जोर से पढ़ो। मैंने कोई ना कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रखा है। दूसरा पॉइंट लिखो, मैंने उसको दे दिया कि तू प्रॉपर्टी में पोजेशन भी ले सकती है। दूसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी मैं फिर भी उसमें जो जो मेंटेनेंस का खर्चा आ रहा है वो पे करती जा रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, covenants as to payment of rent due or lease where the mortgage or property is on leased। अब जो मैंने पोजेशन दिया है वो प्रॉपर्टी कहाँ है, लीज पे, फिर भी मैं उसका लीज और रेंट मैं ही पे कर रही हूँ, तो मान लिया जाएगा ये कौन सा अग्रीमेंट है हमारे बीच, मॉर्टगेज का अग्रीमेंट है। कवेनेंट मतलब रूल्स या हाँ टर्म्स, कवेनेंट्स मतलब टर्म्स। Mortgager covenants as to payment of interest principal prior encumbrances where the mortgage is a second or subsequent encumbrances of the property। मतलब एक बार ऑलरेडी क्रिएटेड था लोन, हमने क्या किया, दोबारा लोन क्रिएट कर दिया, तो दोबारा लोन जो क्रिएट किया तो पहले वाले का मैं इंटरेस्ट और वो ऑलरेडी पे कर रही हूँ, ठीक है। एनकम्ब्रांसेस यानी उसमें एक और लोन क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये जब टर्म्स फुलफिल होती हैं तभी भी क्या माना जाता है, ये क्या है, मॉर्टगेज वाला अग्रीमेंट है। जब मैंने पोजेशन दे दिया है, प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे दिया है, टाइटल दे दिया है, रेंट पे कर रही हूँ, कोई ड्यूज है वो पे कर रही हूँ, कोई लीज का फीस है वो भी मैं ही पे कर रही हूँ, मेंटेनेंस पे कर रही हूँ, तो मान लिया जाएगा उसके पास क्या है, मॉर्टगेज राइट्स है। नहीं, लोन लिया था पर प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे दी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि कोई लोन नहीं था या कोई मॉर्टगेज नहीं था। बैंक के साथ नहीं होता ना जनरली, तो ऐसा बहुत बार होता है ना कि वी टेक लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, और अच्छा खासा बैंक स्टार्टअप्स तो कितना लेते हैं, आपस में डायरेक्टर्स ही ले लेते हैं, तो तब ये मान लिया जाता, तब ये सेक्शन काम आता है। राइट्स ऑफ मॉर्टगेजी एंड हिज रेमेडीज, क्या राइट्स होंगे सरलीन के, पैसे ले लेना, तो फ्रॉम द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी में रिकवर और स्यू फॉर द रिकवरी ऑफ मॉर्टगेजर पर्सनली। अब नेक्स्ट आता है चार्ज। चार्ज क्या होता है बच्चे, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब वो भी एक काइंड ऑफ वही चीज है कि आपने लोन लिया और क्या क्रिएट किया है, चार्ज। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और ऑपरेशन मेड, क्या सिर्फ क्या लिखा है, सिक्योरिटी, और द पेमेंट टू द मनी और अनदर ट्रांजेक्शन डज नॉट अमाउंट टू मॉर्टगेज, इट इज कॉल्ड चार्ज, विच इज नॉट मॉर्टगेज, इट इज
चार्ज। उसमें हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड याद रखो, सिक्योरिटी के लिए हमने क्या दिया है, चार्ज दिया है। सिर्फ और सिर्फ किस लिए दिया है, सिक्योरिटी। और मॉर्गेज में वो क्या कर रहा था, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग द पेमेंट। ठीक है, अब तीन टाइप के चार्ज होते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। चार्ज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, चार्ज बाय ऑपरेशन लॉ। व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज, जो फिक्स नहीं होता, मतलब कि हाँ, मतलब कि एक किसी बने, आपके पास स्टॉक है, स्टॉक पे भी चार्ज, आपकी मशीन है, मशीन पे भी चार्ज, जो आपके पास है सब कुछ मिक्स होके चार्ज, जो मिलेगा वो चार्ज बन जाएगा, दैट इज फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, चार्ज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, जब दोनों पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, लोन लिया है और कोई ना कोई चीज किया। ऑपरेशन बाय लॉ यानी क्रिएटेड बाय लॉ, अराइजन आउट ऑफ सम स्टैट्यूटरी प्रोविजन, दे आर नॉट क्रिएटेड वॉलंटरी एक्शन बाय बट बाय द अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ सम लीगल। मतलब कि पापा ने चार्ज क्रिएट करके, पापा चले गए तो प्रॉपर्टी बेटे को मिल गई और उस पर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड था बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। और फ्लोटिंग आपको पता है, जिसका एक फिक्स नहीं, सब कुछ पे चार्ज कर, दैट इज फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक, पहला क्या लिखा है, जोर से पढ़ो, बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब आज जो है वो भी, फ्यूचर में जो आएगा वो भी, सब पे चार्ज क्रिएट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, वुड बी चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब अभी के लिए मैं स्टॉक दे देता हूं, अगर मेरा स्टॉक बढ़ता गया तो चार्ज का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इज कंटेम्पलेटेड बाय चार्ज अंटिल सम फ्यूचर स्टेप इज टेकन बाय दोज हु आर इंटरेस्टेड इन चार्ज, मतलब कि अभी के लिए फ्लोटिंग है और मुझे आगे जाके इसको फिक्स्ड करना है तो मैं फिक्स्ड भी कर लूंगा। तो राइट नाउ जो चार्ज है वो प्रेजेंट में फ्लोटिंग रहता है, फ्यूचर में कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर मुझे चाहिए कि आप बस ये मेरी मशीन पे चार्ज क्रिएट कर लो तो इट कैन बी फिक्स्ड एनी टाइम, इट डिपेंड्स ऑन पार्टीज। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज उसको कहते हैं। ठीक है, कि हम अब उसको क्या कर लें, फ्लोटिंग से फिक्स्ड कर ले रहे हैं। पहला पॉइंट जोर से पढ़ो, क्या लिखा है, फॉलोइंग केसेस में क्रिस्टलाइज हो जाता है। पहला पॉइंट, एनफोर्समेंट ऑफ, अब पैसा आ गया, अब तो आपको पे करना ही पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, एक अमाउंट को फिक्स करना पड़ेगा और रीपे करना पड़ेगा। डिबेंचर यानी लोन, डेट लेती है कंपनी। नेक्स्ट क्या, व्हेन द कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस, मतलब अपनी दुकान बंद कर रही है, तो अब जो है वो क्या है, फिक्स चार्ज है। उसके बाद व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप, तो बंद कर रही है, खत्म हो रही है, तभी भी क्या है, फिक्स बन जाएगा आपका। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज, मैंने बताया क्या होता है, एक में इंटरेस्ट होता है, एक में, देखो पहला लिखा है, मॉर्गेज इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और चार्ज इज नॉट ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट। जैसे चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ, मॉर्गेज कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। इंपॉर्टेंट मार्क करो। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, मॉर्गेज डीड्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड अटेस्टेड बाय two witness while the charge need not to be in writing, and if reduced in writing it need not to be attested or रजिस्टर्ड। मॉर्गेज को रजिस्टर कराना पड़ता है, चार्ज को रजिस्टर नहीं भी कराया तो चलेगा। अच्छा, मॉर्गेज को रजिस्टर क्यों कराना पड़ता है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया सामने वाले को, मोड ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स एक बार रीड कर लेना। चलो, लीज, लीज क्या होता है, प्रॉपर्टी रेंट पे देना, तो फिर रेंट क्या होता है, रेंटेड प्रॉपर्टी, टेनेंट। रेंट 11 मंथ्स का फिक्स होता है, उसको लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट कहते हैं। जो लीज है जो 11 मंथ से ऊपर की होती है, तो ईयर टू ईयर, फिर ईयर से मोर देन ईयर, उसको हम कहते हैं लीज। ठीक है, और आपको इसमें बहुत ज्यादा पोजेशन मिल जाता है। रेंट में अभी भी उसके पास ओनरशिप और डिफरेंट राइट्स भी कवर होते हैं, लेकिन लीज पे सब कुछ आपका होता है, सब कुछ। ठीक है, चलो, अकॉर्डिंग टू 105, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, सिंस अकॉर्डिंग टू transfer to enjoy or use the property, possession is always given to the transferee. Lease of immovable property must be made for a certain period. Essentials देखो, पहला क्या लिखा है पॉइंट, जोर से पढ़ो ना। अभी ऊपर जो लाइन पढ़ी, एक ऐसा ट्रांसफर कि सामने वाला क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी एंजॉय कर सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉर सर्टेन टाइम और परपेचुटी। फिर क्या लिखा है, थर्ड, प्रीमियम, रेंट और बोथ। तो लीज पे प्रॉपर्टी ली, सामने वाले को क्या दिया उसके बदले, प्रीमियम और रेंट। और फिर लास्ट क्या लिखा है, द ट्रांसफर मस्ट एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफरी। ठीक है, ये एसेंशियल्स हैं किसके, लीज के। फिर लीज और लाइसेंस में डिफरेंस क्या है, लाइसेंस
नहीं नहीं, दैट इज लीव एंड लाइसेंस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। रेंट वाला लाइसेंस अलग वर्ड है, लीज है परमिशन देता है, एंड लीज क्या होता है, पोजेशन दे देता है। मतलब कि अगर मेरे पास एक फार्म है, ठीक है, वहां मैंने सपोज अनार के पेड़ लगाए हैं, ठीक है, तो आपको मैंने लाइसेंस दिया हुआ है कि आप जब भी वो बन जाएंगे 3 मंथ्स 4 मंथ्स में, आप वो अनार तोड़ सकते हो और मार्केट में जाके बेच सकते हो। तो क्या वो फार्म आपका हो गया? क्या आपको पोजेशन मिल गया? आप आके आम के पेड़ भी लगा के चले जाओगे क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं वो फार्म मैंने आपको लीज पे दिया है, तो आप क्या क्या कर सकते हो? अनार भी लेके जा सकते हो, फिर आम के पेड़ भी लगा सकते हो, जो करना है कर सकते हो। लीज में आपको प्रॉपर ओनरशिप पोजेशन मिल जाता है, लाइसेंस में आपको सिर्फ परमिशन टू यूज मिलता है, ठीक है। पोजेशन और यूज दो डिफरेंस है। देखो, अ लीज शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ लाइसेंस। लाइसेंस इज अ राइट टू डू और कंटिन्यू टू डू अपॉन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गारंटर समथिंग विच कुड इन द एब्सेंस ऑफ सच राइट विल बी अनलॉफुल। मतलब इस चीज का लाइसेंस ही नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या लिखा है? लाइसेंस डज नॉट ट्रांसफर एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, मतलब आप वो फार्म यूज नहीं कर सकते। लाइसेंस हैज नो राइट ऑफ पोजेशन, लेकिन अगर आप, और ना ही लाइसेंस हमने लिया तो हम कभी भी रिवोक भी कर सकते कि अब हम आपको परमिट नहीं करते। लेकिन लीज में आप राइट टू एंजॉय भी देते हो, पोजेशन भी देते हो, और रिवोकेशन भी आफ्टर 5 मंथ्स या विद अ नोटिस ही कर सकते हैं। ये कितना डिफरेंस हो गया लीज और लाइसेंस का। नेक्स्ट क्या लिखा है? इफ द डॉक्यूमेंट क्रिएट एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इट इज लीज, और अगर परमिशन टू यूज इन अ प्रॉपर्टी तो लाइसेंस। फॉर्मेलिटीज, जब आप लीज क्रिएट करते हो तो अपन ने पढ़ा था फॉर्मेलिटीज टीपी एक्ट में फॉर ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी। 3 फॉर्मेलिटी थी, क्या क्या? अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन और नोटिस। तो सेकंड वाला क्या था? रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट वाला अटेस्टेशन, सेकंड वाला क्या था? रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो तो आपको क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन। तो लीज वाली प्रॉपर्टी भी ईयर से ज्यादा है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, फ्रॉम ईयर टू ईयर और मोर देन अ ईयर तो कंपलसरी, तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड नोटिस, अगर आपको छोड़ना है, क्विट करना है, तो एक वैलिड नोटिस लीज में देना पड़ता है कि अब हमें आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना। अब आता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी टर्मिनेशन, ठीक है। वहां लिखो टर्मिनेशन। लिखा? टर्मिनेशन मतलब खत्म, एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वाइंड अप। पहला क्या लिखा है? बाय इफ्लक्स और लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम खत्म हो गया, जितना टाइम के लिए लीज दिया था वो क्या हो गया? टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है? बाय हैपनिंग ऑफ सच इवेंट, वॉर वगैरह हो गया तो कंटिन्यू करेंगे क्या? नहीं। फिर क्या लिखा है? मर्जर, अब आपने किसी और के साथ मर्जर कर दिया और वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है या आपको उनके साथ कंटिन्यू नहीं करना, तो क्या हो जाएगा? डिटरमाइन हो जाएगी। फिर क्या लिखा है? सरेंडर, आपने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? फोर फीचर यानी कैंसिल कर देना, वापस ले लेना। अब देखो, a lease for a fixed period automatically ends with the time period expires without neither notice, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, 5 साल का था, 5 साल खत्म, लीज खत्म। A lease ends with a specific event such as death of a lessee or end of a war occurs, ठीक है। तो अब क्या हुआ? वॉर हो गया, डेथ हो गई, तो ऐसा स्पेशल इवेंट हो गया कि हमको क्या करना पड़ा है? लीज प्रॉपर्टी, लीज वाला अग्रीमेंट को एंड करना पड़ रहा है। मर्जर, अ लीज एंड व्हेन द लेसी acquires the property or inherit the lessor's interest merging with the rights of owner and tenant। अब क्या क्या? लीज पे प्रॉपर्टी ली थी, प्रॉपर्टी खरीद ली, तो क्या बन गई मैं? ओनर बन गई, तो क्या हो गई? प्रॉपर्टी मर्ज हो गई, तो अभी भी रेंट देना पड़ेगा क्या? नहीं। तो क्या हो गया? डिटर्मिनेशन। फिर क्या हुआ? सरेंडर, अ लीज में एंड बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, अपन दोनों को साथ में कंटिन्यू नहीं करना। फोर फीचर, लीज एंड व्हेन द लेसी ब्रीचेस अ स्पेसिफिक कंडीशन इन द लीज अग्रीमेंट लाइक नॉन पेमेंट ऑफ रेंट और अनऑथोराइज सबलेटिंग। मना किया था आगे सबलेट मत करना। 3 महीने से रेंट मांग रहा हूँ कि रेंट दे दो, रेंट दे दो, रेंट दे दो, आप रेंट नहीं दे रहे। सोम नहीं है उसका नाम ठीक है। तो अभी मैं बोल रही हूँ फोर फीचर, प्रॉपर्टी का रेंट नहीं आ रहा था, या फिर आगे बोला था सबलेट नहीं करना पर आपने क्या कर दिया? सबलेट कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगी? डिटरमाइन कर लूंगी कि मुझे आपसे साथ लीज कंटिन्यू नहीं करना। मेरे को बताओ डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट, पहला क्या है? लैप्स ऑफ टाइम, दूसरा हैपनिंग ऑफ एन स्पेशल इवेंट, तीसरा मर्जर, चौथा सरेंडर, लास्ट फोर फीचर। फोर फीचर में क्या होता है? कैंसिल। क्यों?
कोई कंडीशन नहीं की, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ठीक है। सरेंडर क्या होता है, दोनों पार्टीज म्यूचुअली अग्री करके सरेंडर करते हैं। मर्जर क्या होता है, ओनर बन जाता है, ठीक है। हैपनिंग ऑफ स्पेशल इवेंट क्या होता है, डेथ और वॉर, और इफेक्ट्स ऑफ टाइम यानी टाइम खत्म हो गया है विदाउट एनी नोटिस। इसका फोटो ले लिया सर, 5 रुपए पर फोटो तो बनता है यार। लिख देता है वो यार, अच्छा बंदा है, पॉइंट किया तो। ड्यूटीज ऑफ लेसर क्या होंगे, ड्यूटीज ऑफ लेसर, लेसर यानी जिसने प्रॉपर्टी, हाँ दी है प्रॉपर्टी रिडीम कर सकता है, लेसर है, प्रॉपर्टी दी है। देख लेसर और लेसी, मैं मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने तुझे प्रॉपर्टी दी है, तो तू क्या हो गया, लेसी। मैं क्या हो गई, लेसर। हाँ ठीक है, ड्यूटी पूछ रही हूँ यार, राइट नहीं। ड्यूटी ड्यूटी, हर महीने रेंट लेना ड्यूटी है। और कुछ इंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है बताना कि यार ये ध्यान रखना, ये बातों का ध्यान रखना, मटेरियल फैक्ट्स मुझे क्लियरली उसको बता देने चाहिए कि आप मेरी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो पानी बहता है, शाम को पानी नहीं आता है, पेंट मैंने करा दिया है, डिफॉल्ट मत करना। ये मेरी ड्यूटी होगी ना इसको बताने के लिए कि प्रॉपर्टी दे रही हूँ तो क्या क्या करना होगा। और कुछ, तीन ही दी हुई है यहाँ पे। सामने वाले को परेशान नहीं करना, रोज फोन कर, हाँ आज कैसा काम हुआ, आज कैसा काम हुआ, आज कैसा हुआ। ये भाई दे दी ना लीज पे, अभी उसको जो करना है करे। रोज रोज मुझे फोन करके परेशान नहीं करना, एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिए, खत्म, ठीक है। अब देखो, पहला पॉइंट है कि डिस्क्लोज द लेसी एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी विथ रेफरेंस टू इंटेंडेड टू यूज विच ऑफ द लेसर एंड लेसी इज नॉट अवेयर। भाई पानी बहता है, सीलिंग टपकती है, ये सब चीजें पहले ही आप इन्फॉर्म कर दो। नेक्स्ट, कि आपको लेसर इज इन पुट टू लेस इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मेरे को उसको पोजेशन भी दे देना है। और लास्ट, एक्चुअली उसको एंजॉय करने देनी चाहिए प्रॉपर्टी मुझे। देखो वहां हेडिंग लिखो, डिस्क्लोज ऑफ मटेरियल डिफेक्ट्स, हेडिंग बस लिख लो वहां पे पेंसिल से। फर्स्ट पॉइंट में लिखो डिस्क्लोज ऑफ मटेरियल डिफेक्ट्स, डिस्क्लोज मटेरियल डिफेक्ट्स। सेकेंड पॉइंट में लिखो डिलीवर पोजेशन, सेकेंड पॉइंट में लिखो डिलीवर पोजेशन। और थर्ड पॉइंट में लिखो इंश्योर क्वाइट इंजॉयमेंट, इंश्योर क्वाइट इंजॉयमेंट। कहाँ है हिमांशी, कहाँ है सरलीन, आज तबीयत ठीक नहीं है। ये लोग, निकिता बता के गई। हाँ। चलो, ड्यूटीज ऑफ लेसी, आरुष की ड्यूटी क्या होगी, प्रॉपर्टी डिफेक्ट नहीं करे, डिफॉल्ट नहीं करे, और जो कंडीशंस बोली गई हैं वो टाइम पे रेंट दे और डैमेज ना करे। वही पहला देखो पॉइंट लिखो, डिस्क्लोज इंटरेस्ट डिटेल्स, पहले पॉइंट में हेडिंग लिखना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो पे रेंट ऑन टाइम, पे रेंट ऑन टाइम। थर्ड पॉइंट पे लिखो प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉपर्टी, लिखा प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट, अवॉइड डिस्ट्रक्टिव एक्शन, अवॉइड डिस्ट्रक्टिव एक्शन। फिर इन्फॉर्म लीगल इश्यूज, इन्फॉर्म लीगल इश्यूज, जो भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसको लीगल इश्यूज हैं वो उसको इन्फॉर्म करो। लास्ट, रिटर्न प्रॉपर्टी, जब टाइम खत्म हो जाए तो प्रॉपर्टी क्या करनी है, रिटर्न करनी है। अब देखो बच्चे, आपको हेड्स लिख दिए, इन्फॉर्म लीगल इश्यूज, और लास्ट आपने हेड्स लिख लिए। अगर आपसे पूछते ड्यूटीज ऑफ लेसर लेसी, आप हेडिंग के साथ इसको ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। ये लॉ नहीं है कि एग्जैक्ट लीगल लिखना है, इसलिए इसमें मैंने आपको हेडिंग लिखवा दी कि क्या करना, बस ये हेडिंग्स याद करके चले जाना और वहां ओन वर्ड्स में लेसी के पर्सपेक्टिव से और लेसर के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर देना। लेकिन एटलीस्ट 2 लाइन्स लिखना है, ऐसा नहीं कि बस ड्यूटी टू पे ऑन टाइम ऐसे लिख दिया, ऐसे मत लिख के आना। अब एक और है राइट ऑफ लेसी,
वहां पे भी लिखो पहला अक्रेशन, उसके आगे लिखो enjoy any additions। अक्रेशन मतलब कि अगर प्रॉपर्टी में गार्डन है तो क्या वो एंजॉय कर सकता है? हाँ कर सकता है, ये उसका राइट है। enjoy any additions लिखा अक्रेशन। सेकेंड पॉइंट में लिखो रिपेयर एंड डिडक्ट। रिपेयर एंड डिडक्ट, रिपेयर एंड डिडक्ट मतलब आपको कोई रिपेयर करवानी थी कोई चीज, ठीक है, एसी खराब हो गया, आपको रिपेयर करानी, आपने क्या किया, खुद से रिपेयर करा ली। अब आप ओनर से पैसे लोगे तो रेंट में से डिडक्ट कर लो, ये आपका राइट है, ठीक है। तो रिपेयर एंड डिडक्ट। थर्ड पॉइंट लिखो रिकवर पेमेंट्स, ये लेसी का राइट है, आरुष के साइड से लिख रहे हैं अपन, ठीक है, रिकवर पेमेंट्स। फोर्थ रिमूव फिक्चर्स, जो भी आपने लगाए हैं वो आप वापस अपने घर लेके जा सकते हो। फोर्थ पॉइंट रिमूव फिक्चर्स, अगर किसी को फिक्चर्स का मतलब नहीं पता तो फर्नीचर लिख सकता है। फिर फिफ्थ हार्वेस्ट क्रॉप्स। हार्वेस्ट क्रॉप्स, अगर आपने वहां कोई क्रॉप्स ग्रो किए हैं तो आप उसको कलेक्ट करने आ सकते हो, हार्वेस्ट क्रॉप्स। फिर सिक्स लिखो अवॉइड लीज। अवॉइड लीज और डैश करके लिखो नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर, अवॉइड लीज डैश करके लिखो नेचुरल डिजास्टर, मतलब टर्मिनेट हो गई ड्यू टू नेचुरल डीज तो लीज को क्या कर लो, अवॉइड कर लो। फिर आपको कोई फोन करे रेंट नहीं दिया, बोलना प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई थी हम नहीं देंगे। और फिर सेवेंथ ट्रांसफर राइट्स, डैश करके लिखो सबलेट। ट्रांसफर राइट्स डैश करके लिखो सबलेट्स। पहले क्या देखा था, सेल, फिर क्या देखा एक्सचेंज, फिर क्या देखा मॉर्टगेज, फिर क्या देखा चार्ज, चार्ज के बाद लीज, अब हम देख रहे हैं गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है, तोहफा। वॉलेंट्रली, वॉलेंट्रली हम किसी को कुछ देते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है। गिफ्ट 122 से 128 में बताया गया है गिफ्ट के एसेंशियल्स देखो, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ एनी ओनरशिप, फिर क्या लिखा है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट इज एग्जिस्टिंग मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर मस्ट बी वॉलेंट्रीली और इट मस्ट बी डन विदाउट एनी कंसिडरेशन। पहला क्या हो गया बच्चे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। दूसरा गिफ्ट मस्ट बी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा मस्ट बी वॉलेंट्रीली। चौथा विदाउट एनी कंसिडरेशन। और लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट बी एक्सेप्टेबल बाय द डोनी या फिर ऑन बिहाफ ऑफ डोनी। बिना एक्सेप्टेंस के गिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। देयर मस्ट बी टू पार्टीज, नाम क्या है, डोनर और डोनी। तो अगर आपसे गिफ्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ये 5 एसेंशियल्स बताने हैं, फिर बताना है इन अ गिफ्ट देयर आर टू पार्टीज, कौन कौन, डोनर और डोनी। द डोनर कौन होता है, जो कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। डोनी कौन होता है, जिसको मिलता है। गिफ्ट कैन बी मेड टू एनीवन, टू एन इनकम्पिटेंट पर्सन ऑल्सो और इवन अ जूरियल पर्सन। द एसेंशियल ऑफ द गिफ्ट इज अ ग्रेटिट्यूड ट्रांसफर, मतलब माइनर को देना, अनसाइंड माइंड को देना, किसी भी पर्सन को, अनबॉर्न पर्सन को देना, आप गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या गिफ्ट रजिस्टर कराना जरूरी है, मे बी, ठीक है। अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल मस्ट बी मेड टू बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड ऑन बिहाफ ऑफ डोनर अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2%। तो शैल नहीं लिखा है, क्या लिखा है बच्चे, मस्ट, ठीक है, मस्ट लिखा है, तो शैल नहीं लिखा है, कंपल्सरी नहीं है, बट ऐसा लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, तो आप भी ऐसा लिख के आना कि इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए और 2 विटनेस उसको साइन कर चुके हो। A gift of movable property may be made by registered instrument। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या लिख दिया, मे बी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मस्ट बी, ठीक है। अगर नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो क्या होगा, वैलिड माना जाएगा लेकिन आप प्रूफ नहीं कर सकते कोर्ट में, ठीक है, कुछ आगे जाके उसका कोई इफेक्ट नहीं निकाल पाओगे डिस्प्यूट के केस में। और अगर रजिस्टर कराया तो कोर्ट में एज एविडेंस हमेशा वो एक्सेप्टेबल होगा। एक टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट, वनरस गिफ्ट्स। वनरस गिफ्ट, एक अपन ने एग्जांपल देखा था कि एक मॉम अपनी बच्ची को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है और कहती है मामा को वो दे दो, मोहिर बी वाला ना, मोहिर बीबी वाला वाला था ना, केस याद है सबको, ठीक है। एक मॉम अपनी डॉटर को गिफ्ट देती है, एक प्रॉपर्टी देती है और कहती है मामा को हर महीने इतने इतने पैसे देना, और फिर वो कहती है कि मैं नहीं दूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे इन कंसिडरेशन इससे कुछ नहीं मिला, अपन ने कंसिडरेशन के अंदर पढ़ा। तभी भी कोर्ट डिक्लेयर करता है कि जो मॉम से तुमको मिला इट इज अ सफिशिएंट
कंसिडरेशन। तो अभी एक वनरिस गिफ्ट होता है कि जिसमें आपको कुछ ना कुछ अटैचमेंट मिलता है, मतलब प्रॉपर्टी तो मिल रही है लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ रेंट कट रहा है या फिर कहीं आपको कुछ पे ऑफ करना है, इसको हम क्या कहते हैं, वनरिस। मतलब आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे विद एन अटैचमेंट, ठीक है। लास्टली रेफरेंस में ऑल्सो बी मेड व्हाट इज नोन एज वनरिस। इट मे बी a several things are transferred as gift by a single transaction, whereas some of them are really beneficial the others and convey some burdensome obligation। मतलब कुछ बेनिफिट्स है और साथ में क्या मिला है आपको, burdensome obligation। तो आपको लिख के भी ऐसे आना है कि ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट विद लॉट ऑफ ट्रांजेक्शंस इन वन सिंगल ट्रांजेक्शन, मतलब लॉट ऑफ बेनिफिट्स विद वन burdensome obligation. The result is that benefit which confers more than counterbalance by burden it places. Example: A makes a gift of share in companies X and Y. X is a prosperous but heavy calls are expected in respect of shares of a company Y। मतलब दो कंपनी के शेयर्स दिए मैंने आपको, एक X और एक Y। X से आपको बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है लेकिन Y से हो सकता है कुछ ना कुछ नुकसान भी हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, वनरिस गिफ्ट। कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन थोड़े बहुत बर्डनसम ऑब्लिगेशन है, पर हमेशा ये लोग क्या करना चाहिए, आपस में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क करो वनरिस गिफ्ट को जी। ये ना, the rules pertaining to gift in transfer property do not apply to gifts by Mohammedan. If a gift made by Mohammedan is valid, has to be judged according to Muslim law, not according to transfer property law। कल वाक्फ समझाया था ना, उसको एक गिफ्ट मिलता है तो उसमें आप बर्डन सम नहीं डाल सकते, तो वो किस एक्ट के थ्रू जाएगा, मुस्लिम लॉ के थ्रू। कभी तुमको टाइम मिले ना तो तुम पढ़ना जरूर उसको, सिर्फ एक्ट खोल के, हाँ। कभी तुम्हारी इच्छा होगा लॉ पढ़ने वाले, द इंटरेस्ट हो तो यूं ही पढ़ लेना ऐसे, कभी हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ इंटरेस्ट के लिए। एक्शनेबल क्लेम मैंने बताया हुआ था, जिसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है ना कि ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके पास रखी हुई हैं। अब यार एक महीने का रेंट नहीं आया, ठीक है, 10,000 हो गए, दूसरे महीने का नहीं आया, कितने हो गए, 20,000। कोर्ट जाऊंगी क्या 20,000 के रेंट के लिए, लेकिन ये क्या पड़े रहेंगे, एक्शनेबल क्लेम्स की। जब होगा अभी और महीने वेट कर लेते, 20,000 के लिए कौन ही कोर्ट जाएगा ना, कुछ नहीं, आप कॉल करोगे, धमकियां दोगे, लीगल नोटिस भेजोगे, कोर्ट तो नहीं जाओगे 20,000 के लिए। तो इसको हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। अ क्लेम टू एनी डेट और अदर देन डेट, अदर देन लिखा है मतलब मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बाय हाइपोथिकेशन, बाय प्लेज ऑफ मूवेबल और एनी अदर बेनिफिशियल इन मूवेबल, नॉट इन पोजेशन ईदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ क्लेमिनेंट, विद द सिविल कोड रिकॉग्नाइज अफोर्डिंग ग्राउंड्स for relief whether such debt or beneficial interest in existing accruing conditional or contingent। डेफिनेशन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, ठीक है, इसको अपन पॉइंट्स में लिख लेते हैं तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स विच आर अनसिक्योर्ड डेट, क्योंकि सिक्योर्ड है तो आप क्या कर सकते हो, चार्ज या मॉर्गेज से निकलवा सकते हो। तो ये वो वाले हैं जैसे रेंट हो गया, डिविडेंड, डिविडेंड तो नहीं आता, रेंट हो गया, कोई रॉयल्टी हो गई, ट्रेडमार्क, तो अब ये सब क्या होते हैं, हमारे एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं। एक बार स्टिकी नोट लगाओ, मैं पॉइंट्स में लिखवा देती हूँ इसको आपको विथ एग्जाम्पल, एक आंसर फॉर्म में लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। लिखो, actionable claims are claims which are unsecured debts। एक पॉइंट लिखा विच आर अनसिक्योर्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो which have basis, which have basis for legal action, which have basis for legal action। फिर लिखो any debt, any debt, हाँ, any debt other than debt secured by mortgage, any debt other than secured debt secured by other than debt secured by mortgage of immovable property, of immovable property
लिखा। फिर थर्ड पॉइंट में लिखो, जो भी फोर्थ पॉइंट, बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज, बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज of movable property, by hypothecation और pledge of movable property, मतलब immovable और movable property पे क्या क्रिएट है, सिक्योरिटी। तो क्या ये एक्शनेबल क्लेम है, नहीं है। ठीक है, ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया। ठीक है, जो भी फोर्थ हो गया। फिफ्थ लिखो, एक्शनेबल क्लेम और बेनिफिशियल इंटरेस्ट, एक्शनेबल क्लेम और बेनिफिशियल इंटरेस्ट be in existent, be in existent or accruing, एक पॉइंट और लिखो, another essential is, another essential is the person has no possession, the person has no possession over a claim, over a claim। और लास्ट पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल accrual rent, accrual rent लिखा, accrual rent, provident fund, provident fund, money due under insurance policy, money due under insurance policy, insurance policy और partners right, partners right on accounts of partnership, partners right on accounts of partnership, ब्रैकेट में लिखो बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। क्या प्रोविडेंट फंड नहीं देती है कंपनी तो कुछ पोजेशन में है क्या आपके पास, नहीं, लड़ सकते हो, हाँ लड़ सकते हो कि हमारा प्रोविडेंट फंड चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी कभी क्लेम देती है कभी क्लेम नहीं देती, क्या कुछ पोजेशन में लेती है क्या, नहीं, हर महीने बस क्लेम लेती है ना, तो अभी नहीं देगी तो एक्शन ले सकते हो, पर आपके पास कोई पोजेशन है नहीं। पर ये कैसा है, अब क्लेम हर महीने कितना होता है, किसी का तो 300 होता है, किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का ₹1,00,000। अभी ये अमाउंट छोटे छोटे हैं ना, हर महीने के लिए अगर आपको वो रुलाएगा तो आप हर महीने के लिए सूट फाइल नहीं करोगे, पर हाँ इनके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन एक्शनेबल क्लेम। पहला पॉइंट लिखा है डिबेंचर्स, क्योंकि वो सिक्योर्ड होते हैं। दूसरा कॉपीराइट, दो द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, क्योंकि वो कॉपीराइट एक्ट के थ्रू जाते हैं, इसलिए उनको हम एक्शनेबल क्लेम नहीं बोलते हैं, डिबेंचर्स। और दूसरा कॉपीराइट, कॉपीराइट क्यों नहीं, क्योंकि वो कॉपीराइट एक्ट में जाता है। डिबेंचर्स क्यों नहीं, क्योंकि वो सिक्योर्ड होता है, कंपनी के साइड से होता है। वनरिस गिफ्ट, अभी आपको मैंने बता दिया, वो सेम चीज लिखी है, वो वहां से काट दो, नीचे पता नहीं क्यों गिफ्ट का उन्होंने डाल दिया, वो पूरा, ये पूरा अपन पढ़ चुके हैं ऊपर, ये 2 बार प्रिंट हो गया। ठीक है, अब केसेस अंडर 107 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी, सेक्शन 17(1)(d), 17(1)(d) ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या था, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन 17 में थे। पहला वाला क्या था, गिफ्ट, और दूसरा वाला नॉन टेस्टिमेटरी रीपेमेंट वाला, तीसरा वाला था ऑर्डर, कोर्ट ऑफ ऑर्डर, डिक्री, चौथा क्या था, लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो है उसका आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर लीज ईयर टू ईयर है, एक्सीडिंग 1 ईयर है, या फिर ईयरली रेंट जाता है, तो आपको क्या कराना है, उसका रजिस्ट्रेशन। सेम नॉन टेस्टिमेटरी ऑफ डिक्री और ऑर्डर। ईजमेंट राइट बताए थे मैंने, क्या होते हैं, राइट टू वे, राइट टू लाइट, राइट टू फिशरी, बस इतना सा ही लिखा हुआ है। ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट राइट इज नॉट पॉसिबल ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एन ईजमेंट राइट इंक्लूड्स अ राइट टू एंजॉय अ प्रॉफिट आउट ऑफ लैंड अनदर। ईजमेंट एग्जिस्ट इन अ coordination of better enjoyment of land which is annexed to the land, जैसे राइट, वाटर, फेरी, ये सब क्या आते हैं,
लैंड के साथ जुड़ के आते, तो इसको अलग से हम ट्रांसफर कर सकते क्या? नहीं, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर नहीं होगा। अब मेरी एक बात सुनो बच्चे, ये बहुत बड़ा चैप्टर था। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन खत्म करो। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या पढ़ोगे? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, नॉन कंपलसरी, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, टाइम एंड प्लेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में लिस्ट पेंडिस तक सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट परफॉर्मेंस, लिस्ट पेंडिस, और फिर क्या पढ़ा हमने? मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्लॉज, जनरल क्लॉजेज एक्ट, फिर अनबॉर्न पर्सन वाला हो गया, और ट्रांसफर प्रॉपर्टी रूल्स अगेंस्ट एलियनेबिलिटी, ठीक है। ये सारी चीजें, रिस्ट्रेन, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है ये मोड्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, मॉर्टगेज, चार्ज, लीज, और लीज के बाद क्या था? गिफ्ट, ठीक है। गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम्स, इन सब से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रजिस्ट्रेशन एक्ट। हालांकि रजिस्ट्रेशन एक्ट से एक दो टॉपिक्स, लेकिन टीपी एक्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले ये ईबीसीएल में था, अभी आपको इसमें दे दिया, ठीक है। कल से मोस्टली हम वो क्रिमिनल वाला एक्ट चालू करेंगे, सीआरपीसी। सीआरपीसी भी दो चीजें, एक तो क्रिमिनल कैसे होता है, मस्त है वो, स्टार्टिंग से ही मजेदार है, और उसके बाद उसमें आईपीसी। आईपीसी में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ चोरी, डकैती, सारे ये सेक्शंस हैं खून खराबी वाले, ठीक है। आप लोगों को डीप नहीं है आईपीसी, बेसिक कंपनी सेक्रेटरी के रिक्वायरमेंट के लिए है, और शुरू से ही अच्छा है। उसके बाद एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे। एक बार सीआरपीसी इजी हो गया तो एविडेंस पढ़ेंगे।